प्रियंका संभव और हर शाम को 4 बजे आपके लिए लेकर आती हूँ हेलो मनी 9। ये है हमारा लाइव शो जहाँ पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग टॉपिक्स पर हम आपसे बात करते हैं। आपके लिए अलग अलग एक्सपर्ट से निवेश की सलाह लेकर आते हैं और एक तरह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम आपकी मदद करते हैं। आज का फोकस रहने वाला है म्यूचुअल फंड्स पर, और वो भी एक स्पेशल तरह के म्यूचुअल फंड्स पर। 3 तरह के एसेट में ये स्कीम एक साथ निवेश करने का आपको मौका देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स की। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, कैश, इन तीनों का एक मिक्स आपको इस एक स्कीम में मिल जाता है। लेकिन क्या ये आपके लिए सही है? आपके पोर्टफोलियो को ये कितना डाइवर्सिफाई कर सकती है? और निवेशकों को इसमें अगर निवेश करना है तो उसके पहले फ़ायदा और नुकसान समझना बेहद ज़रूरी है। तो आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मनी फ्रंट के को-फाउंडर और CEO मोहित गंग, और हम उनसे समझने वाले हैं मल्टी एसेट फंड की स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह के निवेशक से जुड़ने चाहिए। थैंक यू मोहित, आपने वक्त निकाला। लेकिन आपसे बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, जो लोग हमारे लाइव इस ब्रॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं, प्लीज अपने सवाल भेजिए। मोहित गंग हमारे साथ हैं। म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जो सवाल हो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अगर आपके भी दिमाग में चल रहा है कि इसमें निवेश किया जाए या नहीं, तो इसका जवाब आज मोहित हमें देने वाले हैं। अपने सवाल आप हमें कैसे भेज सकते हैं? आप हमें 9311121874 पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और अगर आप लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए तो टॉप चैट एक बॉक्स आपको अपने राइट हैंड पर नजर आ रहा होगा स्क्रीन जब आप देख रहे होंगे, तो उस टॉप चैट में भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू लाइव चैट। सो वेलकम टू लाइव चैट, आस्क योर क्वेश्चंस। और आप अपने सवाल को कैसे भेजें? अपने सवाल में पूरी जानकारी दीजिएगा। सवाल के साथ आप अपना नाम, उम्र, शहर का नाम, मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर मत लिखिएगा। अगर व्हाट्सएप कर रहे हैं तभी अपना नंबर लिखेंगे या मेल कर रहे हैं तो, क्योंकि आप जितने क्लियरली अपना सवाल लिखेंगे, आपके निवेश का क्या लक्ष्य है, उतने क्लियरली हमारे गेस्ट उस सवाल को समझ पाएंगे और आपको सलाह दे पाएंगे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मोहित का। मोहित, वेलकम टू मनी 9 वंस अगेन। ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स काफ़ी चर्चा में है। पिछले महीने 2 जानी मानी एएमसीज भी इस तरह के स्कीम्स लेकर आई हैं, और अब लग रहा है इस साल और भी इस तरह के प्लान्स चल रहे हैं कि हम देखेंगे। तो ये कैसे काम करते हैं? मल्टीपल एसेट के बीच में ये आपको कितना डाइवर्सिफिकेशन देते हैं? आप इसे कैसे समझाएंगे? थैंक यू प्रियंका, शुक्रिया आपके शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, मल्टी एसेट जो कैटेगरी है, जिस तरह से इसे सेबी डिफाइन करता है, वो बहुत सिंपल है कि आपके पास 3 अलग अलग एसेट क्लासेस होनी चाहिए और तीनों में मिनिमम 10% एलोकेशन होना चाहिए। तो 3 बड़ी एसेट क्लासेस कौन सी है? इक्विटी, डेट एंड कमोडिटीज। तो मिनिमम ये तीनों एसेट क्लासेस आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और तीनों में कम से कम 10% एलोकेशन होना चाहिए। उसके अलावा फंड मैनेजर के पास पूरी छूट है कि वो किस कैटेगरी में कितना एलोकेशन करना चाहता है। तो फंड मैनेजर चाहे तो इक्विटी में 60 से 70% के करीब एलोकेशन रख सकता है, डेट में 10 से 20-30% के करीब, एंड कमोडिटीज में भी वो किसी भी हद तक अपना एलोकेशन ले जा सकता है। पर अमूमन हमने देखा है कि जो कैटेगरी होती है उसमें इक्विटी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है। करीब करीब सारी फंड्स में अगर आप देखेंगे तो 50% से ऊपर की इक्विटी है, और डेट एलोकेशन जो है वो करीब 20 से 30, 20 से 35% के आसपास इस रेंज में आपको दिखेगा। कमोडिटीज का जो एलोकेशन है वो फिलहाल सारे ही स्कीम्स में हमें 10 से 15% के बीच में देखने को मिलता है, और कुछ स्कीम्स ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से रीट और इनविट्स को भी शामिल किया है अपने पोर्टफोलियो में, और वो कुछ 1 से 3% एलोकेशन रीट और इनविट को भी देते हैं। तो एक पूरी तरह से जिसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छा मिश्रण आपको यहाँ मिल जाता है। सारी एसेट क्लासेस एक सिंगल स्कीम के तहत आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है, और एक बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड यूनिवर्स आपको निवेश के लिए मिलता है इस कैटेगरी के तहत। तो मोहित, ये समझाइए कि ये वाला फंड कितना सही है, रिस्क को कितना कम करने में मदद करता है, स्पेशली इस समय के बाजार में। हम जब देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स जो हैं ऑन अ रोल है राइट नाउ, सो ऐसे बाजार में इस तरह की स्कीम की क्या भूमिका हो जाती है? देखिए प्रियंका, बाजार से ज़्यादा मुझे लगता है ये एक पर्टिकुलर कैटेगरी के निवेशकों के लिए बहुत ही उचित है, और वो है कि जो निवेशक खुद से एसेट एलोकेशन नहीं करना चाहते हैं, जो निवेशक सिर्फ अपना पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, और वो ये दिमाग नहीं लगाना चाहते कि मुझे इक्विटी में कितना रखना है, डेट में कितना रखना है,
कमोडिटीज में कितना रखना चाहिए। तो उन निवेशकों के लिए सारी एसेट क्लासेस आपको एक साथ एक ही स्कीम में शामिल होके अगर चाहिए तो वो इस स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये सारी कैटेगरीज जो है वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है। इक्विटी और डेट आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड है, और कमोडिटीज भी जो है वो इक्विटीज से थोड़ा सा विपरीत दिशा में जाती हैं। ये तीनों साथ साथ कभी परफॉर्म नहीं करती है। तो अगर इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न दे रहा है तो उस टाइम डेट आपको एक एवरेज रिटर्न देगा, और हो सकता है कमोडिटी शायद फ्लैट रहे या नेगेटिव भी रहे। पर जिस टाइम डेट पॉजिटिव है, हो सकता है कि इक्विटी साइकिल इतनी अच्छी नहीं कर रही हो। तो आपको तीनों ही जो साइकिल्स हैं उसका थोड़ा थोड़ा लाभ अपने पोर्टफोलियो में मिलता रहता है, और एक बैलेंस तरीके से आपका पोर्टफोलियो चलता रहता है। तो किसी भी डाउन साइकिल में आपका पोर्टफोलियो इतना घिरता नहीं है। सबसे अच्छी बात जो इस फंड की ये होती है कि ये रिस्क एडजस्टेड काफी अच्छे रिटर्न्स दे देता है। तो कल को अगर इक्विटी में बहुत लेट से करेक्शन आता है बड़ा, तो यहाँ पर डेट और कमोडिटीज का जो एलोकेशन है वो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा संबल प्रदान करेंगे। उसी तरह जब कमोडिटीज में नेगेटिव साइकिल आता है तो डेट आपके पोर्टफोलियो में या इक्विटी आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा बैलेंस प्रदान करता है। तो ये एक अच्छा बैलेंसिंग एक्ट ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में बन जाता है। ठीक है, तो आपने जैसे कहा कि अगर मार्केट का एक डाउन टर्न आएगा तो फिर ये आपको आपके रिटर्न पर उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, नेगेटिवली कोरिलेटेड एसेट्स इसमें जो हैं। तो क्या जब मार्केट का अप टर्न होगा जैसे कि अभी चल रहा है, तो भी क्या हम रिटर्न फिर माने कि ये बहुत ही रिटर्न के मामले में क्या म्यूटेड रिटर्न देते हैं? थोड़ा सा रिटर्न का चार्ट भी आपने शेयर किया था, वो भी दिखाना चाहेंगे, और रिटर्न समझाइए। अगर कोई इसमें निवेश करता है तो किस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट करे, एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? कि देखिए प्रियंका, जहां तक रिटर्न की बात है तो ऑब्वियसली मार्केट का जो स्विंग है अभी इक्विटी का स्विंग चल रहा है, जो चाल है वो इक्विटी की तेज चल रही है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो पूरी तरह से आपके 100 रुपए अगर इक्विटी में लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा करेगा। और उसकी जगह अगर आपके पोर्टफोलियो के 50 या 70 रुपए ही इक्विटी में खेल रहे हैं और बाकी जो एलोकेशन है वो किसी दूसरी एसेट क्लासेस में है, तो आपके पोर्टफोलियो की रफ्तार थोड़ी धीमी तो होगी ही, ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो आप मानकर चलिए इसके रिटर्न्स जो है वो कभी भी प्योर इक्विटी फंड के रिटर्न्स को मिरर नहीं कर पाएंगे, उनसे थोड़ा सा कम ही रहेंगे। बिकॉज इसमें 20 से 30% डेट होगा, 10 से 15% कमोडिटीज होंगे, जो कभी भी इतना जबरदस्त रिटर्न जो इक्विटी की साइकिल्स में देखने को मिलता है वो नहीं मिलेगा इनमें। पर जैसा मैंने कहा कि नेगेटिव साइकिल्स में ये आपके पोर्टफोलियो को काफी हद तक बैलेंस भी करेंगे और आपके रिस्क को कवर भी करेंगे, और काफी हद तक आपके डाउन साइकिल में आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा सा बेस देंगे, उसे प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो दोनों ही पहलू हैं। वोलेटिलिटी ये कम कर देते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो की, बट हाँ जैसा आपने बोला एक अच्छी साइकिल में ये जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज रिटर्न ही दे पाएंगे। बहुत अग्रेसिव रिटर्न्स या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स जो इक्विटी के होते हैं शायद ये वो नहीं दे पाएंगे। तो ये हाइब्रिड स्कीम है। अब मुझे बताइए कि क्योंकि तीनों एसेट मिनिमम तो 10% रखेंगे, चाहे इक्विटी हो, डेट हो, कमोडिटी हो, 10% मिनिमम निवेश तो रखना है। इसके बाद ये बढ़ा सकते हैं, आपने समझाया मुझे। तो इसका जो टैक्सेशन होगा वो किस आधार पर होगा? इक्विटी कितना है उसके आधार पर होगा? इसको हम कैसे समझें? क्या टैक्सेशन में इनको एज है क्या? ये एक हाइब्रिड स्कीम है इसलिए? प्रियंका देखिए, जो टैक्सेशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है इस बार के बजट के बाद। तो अभी क्या है, जो भी फंड्स हैं अगर उनमें इक्विटी एलोकेशन डोमेस्टिक इक्विटी में 65% से ऊपर है तो वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स कहलाते हैं। और अगर इक्विटी एलोकेशन डोमेस्टिक इक्विटी में 35% से नीचे है तो वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स यानी डेट ओरिएंटेड फंड्स कहलाते हैं, राइट। अगर आपका जो हाइब्रिड फंड है या आपका जो बैलेंस एडवांटेज फंड है या आपका जो मल्टी एसेट फंड है उसमें आपका वेटेड एवरेज इक्विटी एलोकेशन पूरे साल का 65% से ऊपर है तो आप एकदम बेझिझक हो जाइए, उसमें आपको इक्विटी टैक्सेशन का लाभ मिलेगा। इक्विटी टैक्सेशन यानी 1 साल से ऊपर है तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और 1 साल से नीचे है तो 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। और जो लॉन्ग टर्म गेन्स हैं वो भी पहले 1 लाख तक एग्जेम्प्ट होते हैं टैक्सेस से। तो ये हो गया इक्विटी टैक्सेशन। तो अमूमन जितने भी मल्टी एसेट फंड है उनमें आप देखेंगे कि जो इक्विटी एलोकेशन है वो ज्यादा इसीलिए रखा जाता है ताकि जो फंड मैनेजर है वो आपको इक्विटी टैक्सेशन का लाभ दिला सके और ये फंड्स टैक्स एफिशिएंट हो जाए। मान लीजिए किसी कारण से अगर इसमें इक्विटी एलोकेशन 65% से कम रह जाता है वेटेड एवरेज, कुछ कुछ फंड्स में आप देखेंगे शायद 50% भी है इक्विटी एलोकेशन,
तो वहां पर अगर वो 35 से 65 के बीच में इक्विटी एलोकेशन रहता है, तो ये जो लॉन्ग टर्म होंगे ये 3 साल के बाद होंगे, और इनमें इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा आपको, और जो टैक्सेशन लगेगा लॉन्ग टर्म पे वो है 20%। तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन आफ्टर 3 years इज द डेफिनेशन। और अगर ये शॉर्ट टर्म रहते हैं यानी 3 साल से कम अगर आप इन्हें निकालते हैं, जो गेन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म गेन्स बन जाएंगे, और वो आपकी आय में शामिल होकर आपकी मार्जिनल टैक्स रेट पर उसको टैक्स लगेगा। तो आप मानकर चलिए कि मल्टी एसेट कैटेगरी मोस्टली आपको 65% से ऊपर इक्विटी रखकर देगी ही देगी, और आपका टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का आएगा उसमें। ओके, सो बेसिकली इक्विटी विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि उस फंड में इक्विटी कितना है। और जैसा कि आप थोड़े समय पहले समझा थे, इक्विटी पे फोकस ज़्यादा ही रहता है, तो ज़्यादातर लोगों को इसमें इक्विटी टैक्सेशन जो है वो लग सकता है। लेकिन प्लीज़ स्कीम का स्ट्रक्चर ज़रूर समझिएगा उसमें निवेश करने के पहले। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज की बातचीत को सम अप करें, मल्टी एसेट फंड्स की हम जब बात कर रहे थे जहाँ से हमने शो शुरू किया था, तो किस तरह के निवेशक के लिए आप इसे राइट स्कीम मानते हैं? और इसके कुछ मैं कहूँगी हमने अच्छी अच्छी बातें की, इसके कुछ नुकसान भी बता दीजिए। देखिए, नुकसान तो प्रियंका जी उससे शुरू करते हैं, पर मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में उतनी ही जगह होती है कि आप कुछ 5-6 अच्छी स्कीम्स को एक रीजनेबल एलोकेशन दे पाए, राइट। तो उसमें आप चाहेंगे कि आप लार्ज कैप को कवर करें, मिड को कवर करें, स्मॉल को कवर करें, एक थोड़ा सा मल्टी कैप या कुछ रखें, और एक काफ़ी बार आप कुछ थीम को या इंटरनेशनल को या किसी अलग वैल्यू बेस्ड थीम को रखना चाहेंगे। तो पोर्टफोलियो में इन सब के बाद थोड़ा सा स्पेस कम बच जाता है। तो यहाँ पर एक ही बैलेंस्ड फंड, एक ही बैलेंस एडवांटेज फंड या एक ही मल्टी एसेट फंड आ सकता है। इस पूरी हाइब्रिड कैटेगरी में आपको किसी एक चीज का चुनाव करना है। ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि अगर आप कमोडिटीज, रीट, इन्वेट इन सबका फ्लेवर चाहते हैं तो मल्टी एसेट में चाहिए। अगर आप डायनेमिक तरीके से अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन चाहते हैं कि उसकी आपको टेंशन ना लेनी पड़े, फंड मैनेजर वो करता रहे, तो फिर आप बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में जाइए। आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत कंजर्वेटिव रखना है, आपको इक्विटी बहुत मिनिमल करना है, इन सब में इक्विटी ज़्यादा होता है, आपको इक्विटी कम करना है, तो आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड में जाना पड़ेगा। तो सबके अलग अलग क्या बोलते हैं फिटमेंट्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। किसी भी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा एलोकेशन मत कर दीजिए। मल्टी एसेट में अगर आप जाना चाहते हैं तो 10% आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन काफ़ी हो गया, अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको अपनी पूंजी को एकदम सेफ रखना है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं है, पर आपको वोलेटिलिटी को सीमित रखना है, और आपका समय सीमा या जो दायरा है टाइम का वो भी अगर लिमिटेड है, तो देन मल्टी एसेट इज अ ग्रेट कैटेगरी टू हैव। जैसा मैंने बोला, रिटायर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए तो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। आप एक सुनिश्चित तरीके से अपनी पूंजी को थोड़ा सा सुरक्षित रखकर इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। और नुकसान इसके? नुकसान जैसे मैंने आपको बोला कि एलोकेशन आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे इसमें, बिकॉज दूसरी कैटेगरी ज्यादा डिजर्व करती है। मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम कैटेगरीज होती है उन्हें आपको हमेशा ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। नुकसान ये है कि आपको कहीं पर भी पूरा एलोकेशन नहीं मिल पाता। अगर मुझे कमोडिटीज का एक अलग से एलोकेशन बनाना है तो देन आइडली आई शुड हैव सेपरेट गोल्ड इन माय पोर्टफोलियो, सिल्वर फंड इन माय पोर्टफोलियो, या मुझे रीट इन्वेस्ट चाहिए तो मुझे अलग से करना चाहिए। और डेट भी मेरे राय में अगर आपको बनाना है एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो तो अलग से बनाना चाहिए। वो खिचड़ी बनाने से देखिए काफ़ी बार होता है कि आप बिरयानी आपको अच्छी लगती है इन टेस्ट, बट जो मज़ा अलग अलग रखकर अलग अलग वेराइटीज़ को अलग अलग तरीके से लेने का है, वही पोर्टफोलियो में एक सही फ्लेवर दे पाता है। तो वो जो खिचड़ी है वो फिर खिचड़ी ही रह जाती है। राइट, ओके, थैंक यू सो मच, वेरी वेल, नाइसली पुट आंसर। थैंक यू मोहित फॉर योर टाइम। आज के लिए हम थोड़ा सा हमने आपसे जितना टाइम रिक्वेस्ट किया था उससे एक्सीड कर गए, पर सवाल इतने आ रहे थे। थैंक यू सो मच मोहित। थैंक यू, माय प्लेजर। ऑलराइट, सो चलिए, मोहित की ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो money9.com ये है हमारी वेबसाइट। जाइए यहाँ और पढ़िए 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरें। और Money9 के वीडियो कंटेंट को देखना चाहते हैं तो क्या करना है, Money9 के ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड कीजिए अगर आपने अभी तक इसे डाउनलोड नहीं किया है। चलिए, आज अभी साथ इतना ही, बाय बाय।